बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा हिंदी द्वितीय भाषा का पहला पाठ, जिसका नाम है बरसते बादल। क्या नाम है? बरसते बादल। इस पाठ की विधा है कविता। हर एक पाठ की लिखने की अलग अलग विधा होती है। हिंदी साहित्य में लिखने की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कविता है, कहानियां हैं, उपन्यास है। तो ये जो बरसते बादल पाठ है, इसकी विधा है कविता। और कविता को लिखने वाला कौन होता है? कवि। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है इसके कवि? सुमित्रा नंदन पंत जी। अब इस पाठ की क्या विशेषता है? इसमें क्या विशेष है? इसमें प्रकृति चित्रण है। इस कविता में प्रकृति चित्रण है। प्रकृति के बारे में बहुत ही सुंदरता से लिखा गया है। जैसे कि पाठ का नाम है बरसते बादल। इसमें वर्षा ऋतु में बरसने वाले बादलों के बारे में बहुत ही सुंदरता से लिखा गया है। अब हम देखेंगे इस पाठ का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यानी क्या हम सीखने वाले हैं इस पाठ से। इस पाठ में हमें प्रकृति का सौंदर्य बोध होता है। हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, ये हमें पता चलता है। इससे हमें कविताएं लिखने का, प्रकृति पर कविताएं लिखने की प्रेरणा मिलती है। मनोरंजन, कविताओं से मनोरंजन तो होता ही है। और इसके साथ साथ प्रकृति संरक्षण, ये इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है? जब हम किसी चीज को जो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। तो प्रकृति भी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, सुंदर है, उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। अब ये तो हुआ इस पाठ का उद्देश्य, विषय वस्तु क्या है इसकी, ये हमें समझ में आ गया। इसके साथ साथ हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें इस पाठ के कवि के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हमें सीखना होगा। इसके लिए हमें उनका कवि परिचय देखना पड़ेगा। बरसते बादल कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अब इनका कवि परिचय इस तरह से है। इन्हें प्रकृति के कवि कहा जाता है। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। इनका जन्म 1900 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है गांव कौसानी, जिला अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड, ये जो प्रदेश है, ये प्रकृति के सौंदर्य से भरा हुआ प्रदेश है। और क्योंकि ये गांव कौसानी में पैदा हुए थे, और जो कि प्रकृति के सौंदर्य के बहुत ही निकट है, प्रकृति का सौंदर्य वहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए इनकी कविताओं में हमें ढेर सारा प्रकृति वर्णन दिखाई देता है। इसलिए इन्हें प्रकृति के कवि भी कहा जाता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने कुल 18 रचनाएं लिखी है। इन्होंने कुल यानी क्या? पूरी, सभी मिलाकर कुल 18 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से मुख्य है ग्राम्या, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा। इनमें से ये जो 4 हैं, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब कवि है, कविताएं लिखी है, बहुत कुछ साहित्य लिखा है, तो पुरस्कार मिलना तो बनता है। इसीलिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि। तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनके लोकायतन रचना के लिए मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है हमारे भारत में, ये मिला है उनको उनकी रचना चिदंबरा के लिए। और अब इनकी मृत्यु जो है
सन 1977 ईस्वी में हुई है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई है। ये एक प्रमुख भाग है हमारे पाठ का जो कि हमें बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये जो है कवि परिचय के रूप में आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी और 3 और 4 अंक के प्रश्नों के लिए भी ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का कवि परिचय लिखिए। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो ये अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? आभूषण जो हम हमारे शरीर पर पहनते हैं, जिससे हमारा सौंदर्य बढ़ता है। तो कविताओं में भी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकार किए जाते हैं। तो उनमें से एक जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे वो है अनुप्रास अलंकार। तो ये अनुप्रास अलंकार क्या है? किसी वाक्य में जब एक अक्षर या एक शब्द दोहराया जाता है ताकि उस वाक्य का सौंदर्य बढ़े और पढ़ने में भी अच्छा लगे, इस प्रकार की वाक्य रचना को अनुप्रास कहते हैं। क्या समझ में आया अब आपको इसमें? किसी वाक्य में जब एक अक्षर या एक शब्द दोहराया जाता है, दोहराया जाना यानी क्या? बार बार उसे बोला जाता है ताकि वो सुनने में या पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे और जिससे उस कविता का सौंदर्य बढ़े। इस प्रकार की वाक्य रचना को अनुप्रास कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे हम कविता पढ़ेंगे आपको ये अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसका प्रयोग कविता में किया गया है। इसके बाद इसमें इस पाठ में और हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और बहुत सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़नी है, इस पाठ में हमें सीखनी है।